अच्छा जी बेटे, अपना नाम जो है ना, सायरा, बेटे इसको सही करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। जी बेटे, आपको आवाज़ आ रही है? अपने नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अच्छा बेटे, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था, क्योंकि हमारे लास्ट वीक एक ही क्लास हुई थी, बाकी क्लासेस की हो गई थी, तो आप बता सकते हैं कि जी हमने लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? जी खान साहब, बेटे हमने कौन सा लास्ट टॉपिक पढ़ा था? तो ये बात आप बताएं अगर आपको याद है। सर हमने वेब प्रॉक्सी वाला पढ़ा था। ठीक है, वेब प्रॉक्सी, फिर ऑपरेशनल डाटा स्टोर, फ्रंट एंड सर्वर स्केलेबिलिटी पढ़ा था, ठीक है। और स्केलेबिलिटी से हमने आगे, मेमोरी डाटा। ठीक हो गया। सर वर्टिकल स्केलिंग से आगे जी पढ़ना। जी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी से हमने बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी सर। थैंक यू। मीनवाइल बेटे, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, जब तक हम बाकी स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, तो कोई चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बेटे बाकी क्लास किधर है? कोई क्लास हो रही है दूसरी या क्या इशू है? अभी तक आए क्यों नहीं है? जी फैज रसूल बेटे, क्यों नहीं अभी तक आए बाकी? फैज, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। जी आयुष बेटे, क्यों नहीं आए बाकी अभी तक? सर अभी क्लास खत्म हुई है पाक सदी की, इसलिए लेते हैं। ठीक हो गया बेटे, थैंक यू। बेटे आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो लास्ट लेक्चर में, तो पूछें जी।
चलें जी, हम थोड़ा बहुत डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं जब तक हमें बाकी स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अ, हम बेसिकली पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस के बारे में और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो भी परफॉर्मेंस के बारे में था कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जब हम परफॉर्मेंस का जिक्र करते हैं या परफॉर्मेंस को हम डिस्कस करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। अच्छा जी, हमने देखा था कि हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, फिर हमने देखा था कि हम परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया, जिसमें हमने देखा कि जी हम कैश मेमोरी को हम यूज़ कर सकते हैं, वेब प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मुख्तलिफ तरीके से देखा कि हमारे पास कैसे आपकी जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। आज का हमारा लेक्चर जो है हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास आगे फर्दर क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मीनवाइल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो ज़रूर पूछें, वरना फिर हम अपने आज के लेक्चर को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया? क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं। ठीक हो गया जी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली पढ़ रहे थे स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या होती है? स्केलेबिलिटी बेसिकली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करना। आपको याद होगा हम जब इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे या हम ऑप्टिमाइज़ेशन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि हमारे पास जो एक बड़ा इशू आता है जो हमारी नज़र में बड़ा नहीं होता वो ये होता है कि हमारी 80% जो हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन यानी परफॉर्मेंस इश्यूज़ होते हैं दे आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर हम एप्लीकेशन की ट्यूनिंग सही कर लें, एप्लीकेशन को सही कर लें तो हमारे पास वो जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, रिज़ॉल्व हो जाते हैं। हाउएवर अगर उनसे भी फिर हमारा काम ना बने तो फिर हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए। जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हम इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी कहते हैं। जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी कहते हैं। हमारे पास स्केलेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक स्केलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? वर्टिकल होती है, एक हमारे पास हॉरिज़ॉन्टल होती है। जब हम वर्टिकल स्केलेबिलिटी की बात करते थे, तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में हम कहते थे कि हम एक कंपोनेंट की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, यानी एक कंपोनेंट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, तो हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी में हम ये करते हैं कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस थिंग इज़ कॉल्ड हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी। तो आज हमने हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी से आगे चलना है और यहाँ से हमने इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो हॉरिज़ॉन्टल स्केलेबिलिटी में हम यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जब हम मोर कंपोनेंट्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास सर्वर्स हमने अपने वेब सर्वर फार्म बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सेटअप जहाँ पर मल्टीपल फार्म्स हैं, जो हमें वेब की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनमें अगर हम कुछ सर्वर्स को इंक्रीज़ करना चाहें, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी होगी क्योंकि हम सर्वर लेवल पर मल्टीपल सर्वर्स को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर है एडिंग डिस्क कैबिनेट्स टू स्टोरेज, कि हमारे पास जो डिस्क कैबिनेट हैं जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, उसमें हम उसे डिस्क कैबिनेट्स कहते हैं। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्क कैबिनेट्स को इंक्रीज़ करना चाहें, तो उसको भी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन थ्योरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्केल्स मच बेटर, ठीक है? बी अवेयर ऑफ द बॉटलनेक्स, ठीक है? यहाँ पर जो 2 बातें की गई हैं कि पहली बात तो ये की गई है कि जी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, ठीक है? ये हमारे पास बेहतर तरीके से काम करती है क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो अपग्रेड होते हैं और जैसे हमने वर्टिकल स्केलिंग में देखा था हमारे पास लिमिट रीच हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारे पास वो इश्यूज़ नहीं आते, पहली बात। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी होती है कि शायद हम जब हम अपने कंपोनेंट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्या आ जाते हैं, वहाँ पर बॉटलनेक्स भी आ जाते हैं। बॉटलनेक्स कैसे आ जाते हैं? समटाइम्स अगर हम अपने रिसोर्सेज़ को बढ़ाएँ, तो होता ये है कि वो हमारे पास बॉटलनेक्स आ जाते हैं। बॉटलनेक्स हमने पढ़ा था क्या होता है, जो हमारी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज़ को डबल करते हैं, तो आपके क्या होंगे, आपकी परफ़ॉर्मेंस भी डबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इसमें आपने जो है आपने
ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कोई रिसोर्सेज को बढ़ाने से हमारे पास कोई बॉटलनेक वगैरह तो नहीं आ रही। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज द बेसिस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिस क्यों बनती है या उसकी फाउंडेशन क्यों बनती है। होता ये है कि जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड में हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास हमें हमारी अपनी सर्विसेज नहीं है, हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं तो वो सर्वर्स पड़े होंगे। ठीक है, जिन पे ये इवन वर्चुअल मशीन्स भी रन हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो पड़े होंगे। तो बेसिकली हमारे पास जब हम स्केलेबिलिटी करते हैं तो बेसिकली हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्लाउड की तरफ जाते होते हैं। यानी फिर हम अपनी सर्विसेज के अलावा बाकियों को भी हम सर्विसेज क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पर कहा है। अच्छा, एक चीज़ जी, हैंड रेज हुआ, ठहरे मैं। जी बेटे, क्या कह रहे हैं हैदर अली? सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा बेटे, ये किस किस को इशू आ रहा है? बाकी भी हैंड रेज करें, अगर किसी और को इशू आ रहा है आवाज़ का तो। हैदर, फिर शायद हो सकता है ना आपके एंड पर जी सैफ को भी आवाज़ नहीं आ रही, वजाहत को भी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, दिस मीन्स कि मेरे एंड पे इशू है। अच्छा, क्या करें जी? अच्छा जी, अब कोई आवाज़ बेहतर हुई? जी सैफ, आप अपना हैंड रेज ही रखें। जी सैफ, आवाज़ कुछ बेहतर हुई है बेटे? जी सर, बीच में डिस्टॉर्शन आती है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, चले, ठीक हो गया जी, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे स्केलेबिलिटी की। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी में हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। आगे जाके हम देखते हैं, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि जी हम स्केलेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। जो आपके सामने पहला डायग्राम है, जहाँ पर आपको ये पॉइंटर भी नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास वेब सर्वर हैं, एप्लीकेशन सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, आपके पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स हैं, डिस्क हैं। तो बेसिकली ये पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डायग्राम है। ठीक है, तो ये अभी नॉर्मल डायग्राम है जहाँ पर हमने कोई स्केलेबिलिटी नहीं की, लेकिन अगर हम स्केलेबिलिटी करेंगे तो हो सकता है कि हम वेब सर्वर्स बढ़ा दें। हम इसमें स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की हम बात करें तो उसमें वेब सर्वर्स के साथ साथ हम डेटाबेस सर्वर्स भी बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएं, और रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं वो हम दे सकें। ठीक हो गया? तो यहाँ पर अब आपके माइंड में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि हमारे पास वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वर्टिकल स्केलेबिलिटी से हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी डिफरेंट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लोड बैलेंसिंग का। अच्छा जी, लोड बैलेंसिंग अगेन जितनी स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उतनी हमारे पास लोड बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना इंतहाई आसान है, लेकिन समझना ज़रूरी बहुत है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग होती क्या है? लोड बैलेंसिंग, जैसे आप लोड हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको बैलेंस करने को हम क्या कहते हैं? लोड बैलेंसिंग। अच्छा, लोड बैलेंसिंग से फिर हम फर्दर बहुत सारी आगे कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम थोड़ा यहाँ पर आज डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ आपके सामने आ रही है कि लोड बैलेंसिंग यूजेस मल्टीपल सर्वर्स दैट परफॉर्म आइडेंटिकल टास्क। लोड बैलेंसिंग की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और वो सेम टास्क परफॉर्म करते होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक ही सर्वर होगा तो फिर तो उसमें हमें लोड बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सारा का सारा काम वही करेगा। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स सेम काम करते होंगे, तो इन दैट केस फिर हमें उन सर्वर्स के दरमियान में क्या करना पड़ेगा? लोड को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? सो दैट इज़ द थिंग। तो पहली बात, हमें जब हमारे पास मल्टीपल सर्वर एनवायरनमेंट होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? लोड बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? हमारे पास लोड बैलेंसिंग मल्टीपल सर्वर्स क्या हो सकते हैं? वेब सर्वर फार्म हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। मेल सर्वर फार्म्स हो सकते हैं। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर फार्म्स होते हैं। तो वहाँ पर ये ज़रूरत होती है लोड बैलेंसिंग की, जहाँ पर हमारे पास फार्म्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हो गया जी? तो आई होप ये समझ आ गई। लोड बैलेंसर स्प्रेड द लोड ओवर द अवेलेबल मशीन। हमारे पास जो अवेलेबल मशीन्स होती हैं उनके दरमियान में फिर आपका क्या होता है? लोड बैलेंस होता है। ठीक हो गया जी? तो किस किस्म का लोड बैलेंस होता है अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, चेक द करंट लोड ऑन ईच सर्वर इन द फार्म। ठीक है, सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जी
आपको लोड चेक किया जाता है हर सर्वर पर, ठीक है। फिर जो हमारे पास जब हम चेक कर लेते हैं लोड क्या है, तो उस सर्वर पे हम लोड ट्रांसफ़र कर देते हैं जो क्या होता है सबसे जिस पर कम बिजी होता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली कम बिजी इसलिए क्योंकि उस पर लोड कम है। तो इसी तरह हम वन ऑफ द वे हाउ टू बैलेंस द लोड, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोड बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, ये आपके पास एक डायग्राम है, ये आपको बड़ा आइडियली बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास वेब सर्वर है, ये सर्वर फार्म है, और यहाँ पर आप देखें जो लोड नंबर 1 आ रहा है, ये लोड नंबर 1 बेसिकली आपके पास सर्वर नंबर 1 पे जा रहा है, ये लोड नंबर 2 जो है ये आपके पास सर्वर नंबर 2 पे जा रहा है, लोड नंबर 3 सर्वर नंबर 3 पे जा रहा है। तो इनिशियली जब लोड नंबर 1 आया तो पहले लोड पे दे दिया। अब जब लोड नंबर 2 आया तो लोड नंबर 1 तो बिज़ी था, तो 2 और 3 वैकेंट थे, तो ये 2 को दे दिया। फिर थर्ड जब लोड आया तो 1 और 2 बिज़ी थे और सबसे लीस्ट बिज़ी क्या था हमारे पास 3 था, तो उस पे आप फॉरवर्ड कर दिया गया। सिमिलरली अब जब लोड आया 4 आया, तो 4 जो था ये आपको यहाँ पर सर्वर पे दे दिया। तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा, यहाँ पर डेफ़िनेटली कोई एल्गोरिदम होगा तो बेहतरीन हमारे पास फेयरनेस होगी ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक हो गया जी? आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा-सा अब एडवांस जो लोड बैलेंसर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो एडवांस लोड बैलेंसर होते हैं वो स्प्रेड लोड करते हैं नंबर ऑफ कनेक्शन ऑन अ सर्वर, ठीक है। हमारे पास क्राइटेरियाज डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पहला यहाँ पर एक क्राइटेरिया गिवन है कि हमारे पास देखा जाता है कि किस सर्वर पर नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं। अगर एक सर्वर पर नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा हैं दिस मीन्स कि वो ज़्यादा बिजी है, तो आप लोड उस पर शिफ्ट कर दें जिस पे नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या हैं, कम है, ठीक है। तो लोड आप इस तरह भी बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर हमारे पास है मेजर द रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आपके सर्वर से आपने कोई रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट के बाद आपका रिस्पॉन्स आया, ठीक हो गया। तो अगर एक ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है या रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है, दिस मीन्स कि आपका सर्वर बिजी है और रिप्लाई करने में आपको टाइम लगा रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है, इससे हमें मतलब क्या समझ आ रहा है, इससे हमें मतलब ये समझ आ रहा है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है, वो बेसिकली ज़्यादा बिज़ी है। तो आपने उस पे अब लोड क्या करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना। ठीक हो गया जी? ये बात आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। द एप्लीकेशन रनिंग ऑन अ लोड बैलेंस सिस्टम्स मस्ट बी एबल टू कोप विद फैक्ट दैट ईच रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय डिफरेंट सर्वर्स। ठीक है, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि शायद हमने पॉइंट लास्ट में ही मिस कर दिया था, मैं दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एप्लीकेशन आपकी चल रही है ना, उस एप्लीकेशन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपके पास ये जो आपका काम है, ये आपके दूसरे सर्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे सर्वर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था लोड बैलेंसिंग कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर आइडेंटिकल सर्वर्स काम करते होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता हो। अच्छा, अगर आपकी एप्लीकेशन को ये चीज़ पता नहीं होगी कि आपके पास क्या है, कि हमारे पास लोड बैलेंसर है और हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे जाके रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो सकती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो बार-बार एक ही सर्वर पे जाएगी और एक ही सर्वर पे जाने का नुकसान ये होगा, फिर हमें लोड बैलेंसर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोड सर्वर की मदद से हम लोड को बैलेंस ही नहीं कर सक रहे और बार-बार उसने उसी सर्वर पे जाना है, देन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, उन्हें इस चीज़ का क्लियरली पता हो कि लोड बैलेंसर काम कर रहा है और उसने मुख्तलिफ सर्वर्स पे जाना है या मुख्तलिफ सर्वर पे करना है। Load balancer should contain the states of the application. Another important thing, state of the application क्या होती है? State of the application ये होती है कि अभी आपका जो क्या है एप्लीकेशन है वो किस स्टेट पर है। अच्छा, ये इस चीज़ को थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो किस्म की कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, एक स्टेटफुल होता है, एक स्टेटलेस होता है। स्टेट आपकी एप्लीकेशन की हालत होती है, ठीक है। अब होता ये है कि आपके एप्लीकेशन ने क्या-क्या काम कर लिया है, ये उसकी स्टेट्स बताती हैं। आपके एप्लीकेशन ने क्या-क्या काम कर लिया है, ये कौन बताता है? उसकी स्टेट बताती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा लोड बैलेंसर है, उसे ये नहीं पता कि एक एप्लीकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सिस्टम है, वो एक स मेरे सर्वर से एक सर्विस ले रहा है। अच्छा, अब मेरे सिस्टम ने कितनी सर्विस हासिल कर ली है और अगर उसे ये नहीं पता, तो उसमें होगा ये कि अब अगर लेट्स से मैंने एक रिक्वेस्ट की, ठीक है? और मेरे लोड बैलेंसर ने वो रिक्वेस्ट किसी और सर्वर पे भेज दी। अब अगर उसने किसी और सर्वर पे भेज दी तो उसे तो ये नहीं पता कि मैंने वो सर्विस कहाँ से कंटिन्यू करनी है। तो उस स्टेट का, उस हालत का
साथ लोड बैलेंसर को बताना ज़रूरी होगा, ताकि जब वो मैं दूसरे सर्वर से जाके मैं सर्विस हासिल करूँ, तो वो क्या हो, वहाँ से फिर कंटिन्यू करें, वो वहाँ से कंटिन्यू करें। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अगर वो हमारे पास नहीं होगा, तो फिर मेरी सर्विस पूरी होगी और इंस्टेड के लोड बैलेंसर का कोई फ़ायदा हो, वहाँ पर हमें लोड बैलेंसर का क्या होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। क्योंकि वो उन सर्वर्स पे आपकी पुश करने लगेंगे, किसको, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को, जो आपको शुरू से करेगा। तो ये फिर आपका इंस्टेड के फ़ायदा हो, ये क्या हो जाएगा, आपके सर्वर्स पे नुकसान होने लगेगा और आपकी और वर्किंग बढ़ जाएगी। ठीक हो गया जी? तो ये बात माइंड में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि लोड बैलेंसर का ये काम होना चाहिए। लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म कैन अरेंज द यूजर सेशन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द सेम सर्वर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो लोड बैलेंसर है, उसे ये पता हो कि आपके पास आपका जो कनेक्शन बना हुआ है, यानी सेशन जो बना हुआ है, वो हमेशा उसी सर्वर से करे। अगर वो मल्टीपल सर्वर्स पे करेगा, तो फिर आपके पास इशू आएगा। थर्ड पॉइंट, इफ अ सर्वर इन द सर्वर फार्म गोज़ डाउन, इट्स सेशन इन्फॉर्मेशन बिकम्स इनएक्सेसिबल एंड सेशंस आर लॉस्ट। ठीक है? तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये सिचुएशन भी हमारे कौन है, लोड बैलेंसर को हैंडल करनी है कि अगर हमारे पास हमारा सर्वर जो है एक सर्वर फार्म में वो डाउन हो गया है, तो उसके सेशन तो लॉस हो गए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली अपडेट हो जानी चाहिए ओवर द लोड बैलेंसर। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अब नेक्स्ट आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, वो फिर अब उस सर्वर की तरफ नहीं जाएंगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा लोड बैलेंसर कर रहा है। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए और लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न दौर में लोड बैलेंसिंग आपके पास बड़े आपके इश्यूज रिजॉल्व कर लेती है। ये ना सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट में जाती है, अब हम आगे जाके देखेंगे लोड बैलेंसर अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है। Load balancer increases availability. When a server in the server farm is unavailable, the load balancer notices this and ensures the requests are sent to the unavailable server until it's back online. ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि अगर एक सर्वर हमारे सर्वर फार्म में अनअवेलेबल हो जाता है, तो ये चीज़ आपके लोड बैलेंसर को इमीडिएटली पता होनी चाहिए, ताकि वो फर्दर उस सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। और इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी क्या होगी, इससे अवेलेबिलिटी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज़ होगी। अवेलेबिलिटी क्यों इंक्रीज़ होगी? क्योंकि अगर अ, हम एक ऐसे सर्वर पे भेजेंगे जहाँ पर आपके पास ये मसला है, तो फिर तो आपके पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाएगा, यानी आपके पास परफॉर्मेंस इशू आएगा, आपके पास क्या आएगा, अवेलेबिलिटी इशू आएगा। तो ये लोड बैलेंसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोड बैलेंसर इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? फर्दरमोर कि हम मेन सर्वर की तो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्या है, आपका लोड बैलेंसिंग सर्वर है, वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, तो हमारे पास फिर बाकी ज़्यादा इश्यूज़ अराइज़ होते जाएँगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने हम अच्छी बातें बता रहे हैं कि लोड बैलेंसर ये करेगा, ये लोड बैलेंसर ही करेगा, और अगर ये नहीं होंगे, तो फिर हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए फर्दर इश्यूज़ बनते जाएँगे। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आपकी अटेंडेंस का टाइम हो रहा है, थोड़ा-सा मैं देखना भी चाह रहा था कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं। काफ़ी हमने वेट कर लिया, अभी तक आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ रही नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अटेंडेंस लेनी है। आप लोग BSIT 6 हैं, ठीक है, हम देखते हैं जी। अच्छा, हमारी 23 मार्च को क्लास नहीं हुई थी, तो आज है जी हमारी 29 मार्च। 29 मार्च को हम क्लास लेते हैं। बेटे मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप लोग खुद भी देखते जाएं कि आपकी अटेंडेंस का क्या स्टेटस चल रहा है। जी, वैसे ही आप लोगों ने करना है कि आपने यू नीड टू रेज़ योर हैंड्स, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कौन आया है और कौन नहीं आया। अच्छा जी, अब्दुल हनान, अब्दुल हनान एब्सेंट हैं। अब्दुल राफ़े एब्सेंट। अली असगर, अली असगर, मेरी आवाज़ आ रही है अली? अली असगर एब्सेंट। अली असगर
जी हैदर अली। जी हैदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आपका नेट का इशू है शायद। अच्छा चले, मैं ये देखता हूँ अभी आना बंद हुई है या पहले से मसला आ रहा था। चलें जी सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया आपको, इशू है। अच्छा 1 मिनट आप ज़रा होल्ड करें, मैं देखता हूँ ज़रा। चलें जी, हम ज़रा अटेंडेंस मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब्दुल हनान, अब मेरी आवाज़ आई होप कि आती होगी। अब्दुल हनान एब्सेंट हैं। अच्छा जी, अब्दुल राफे एब्सेंट। अली असगर, अली मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? मेरी आवाज़ किसी को नहीं आ रही? जी हैदर, अभी अब मेरी आवाज़ आ रही है? सर अभी ठीक आ रही है सर, क्लियर आ रही है। अच्छा अली असगर सोए में मेरे सामने ये मुझे नज़र आ रही है, तो दिस मीन्स ही इज़ एब्सेंट। अच्छा जी। अच्छा जी, अक्सा, अक्सा बेटे प्रेजेंट है, एब्सेंट। आयश हमीद, आयश हमीद एब्सेंट। आयशा अरूज, आयशा अरूज एब्सेंट। फ़ाहद बशीर, फ़ाहद बशीर एब्सेंट। फैज़ रसूल प्रेजेंट हैं। फ़रहान, फ़रहान एब्सेंट। फ़सीउल्लाह, फ़सीउल्लाह एब्सेंट। हैदर अली प्रेजेंट हैं। हैदर लतीफ़ प्रेजेंट हैं। हैदर लतीफ़ प्रेजेंट हैं। अली असगर बेटे, अभी तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन आप सोए हुए थे। अच्छा जी, हमज़ा इमरान, हमज़ा इमरान, हाँ जी दोनों प्रेजेंट हैं, हाथ नीचे कर लें दोनों। हमज़ा मंसूर, अली असगर नीचे कर लो हाथ अपना। हमज़ा मंसूर एब्सेंट। हसनैन अफजल एब्सेंट। इंज़मामुल हक प्रेजेंट हैं। इंशा नूर, इंशा नूर एब्सेंट। इकरा खान एब्सेंट। जहान ज़ेब, इकरा खान प्रेजेंट हैं। जहान ज़ेब प्रेजेंट हैं। जवेरिया सफदर, जवेरिया सफदर प्रेजेंट हैं। खानसा बीबी, खानसा बीबी प्रेजेंट हैं जी। महानूर, खानसा ठीक है जी। महानूर, महानूर भी प्रेजेंट हैं। मलिक अमार भी प्रेजेंट हैं। मोहम्मद अयाज, मोहम्मद अयाज प्रेजेंट है। अमार बेटे हाथ नीचे कर लो ना, वो भी है। मोहसिन अली, मोहसिन अली भी प्रेजेंट है। मोहसिन अली आप अपने नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। मोहम्मद आकाश प्रेजेंट, ठीक है जी। मोहम्मद अरसलान,
मोहम्मद अरसलान एब्सेंट हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस, अवैस एब्सेंट है। खुरम प्रेजेंट है नहीं, खुरम प्रेजेंट है, खुरम शिवा। अच्छा जी, मोहम्मद तलहा, खुरम ठीक हो गया। तलहा, तलहा एब्सेंट। मोहम्मद उमर प्रेजेंट। मोहम्मद वलीद, वलीद एब्सेंट। मुजम्मिल, मुजम्मिल प्रेजेंट हैं। साद, साद एब्सेंट। सैफ, सैफ भी एब्सेंट हैं। सायरा, सायरा बीवी प्रेजेंट हैं। सालिफ प्रेजेंट। सारिया, सारिया गनी एब्सेंट। सहर, सहर, सैरिश, सहर एब्सेंट हैं। सैरिश, सैरिश भी सैरिश, जावेद ठीक हो गया जी। शहबाज रफाकत, शिराज जावेद, सुहेब, सुमेरा, सैयद शुएब, सैयद शुएब, तैमूर अहमद, तैमूर अहमद, तैयबा, तैयबा हैं। वजाहत, लग गई बेटा आप दोनों की। वजाहत भी प्रेजेंट हैं। और फिर ज़िशान तनवीर एब्सेंट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, गोइंग बैक टू द लेक्चर। तो जब हम लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, तो लोड बैलेंसिंग हमारे पास आगे फर्दर हम देखते हैं। जो लास्ट पॉइंट था, द लोड बैलेंसेस आर टिपिकली सेट अप इन अ फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन। फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा जी क्या होती है? फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन, एनीवन, कोई वॉलंटियर हाथ अपना खड़ा करना चाहे तो खड़ा कर सकते हैं जी। जी, कोई भी वॉलंटियर नहीं। फेल ओवर आपके पास हमने पढ़ा था कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपके पास मेन सर्वर जो होता है वो फेल हो जाता है, तो आपके पास दूसरा सर्वर होता है जहाँ पर वो आप ऑटोमेटिकली स्विच होके ठीक हुई, जहाँ से बता दिया मैंने, ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है और वहाँ पर फिर आपके पास वहाँ से अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास लोड बैलेंसिंग जो होती है या लोड बैलेंसिंग सर्वर जो होता है, फर्दर ये फेल ओवर सिचुएशन में लगा हुआ होता है। अच्छा जी, लोड बैलेंसिंग में फिर फर्दर हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसिंग आ जाती है। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्या करता है? बेसिकली आपका जो नेटवर्क का लोड होता है वो आपके पास मुख्तलिफ नेटवर्क कनेक्शंस में करता है। नेटवर्क बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे पास जो है आपकी जो नेटवर्क पे आपके पास अगर एक ही कनेक्शन पे आपके पास आती रहेगी तो उसमें इशू ये होगा कि आपके पास एक ही आपके पास कनेक्शन आपके पास चोक हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती जाएंगी तो आपके पास बैंडविड्थ जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जैसे ही आपके पास बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी कम होगी तो आप सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर जिस तरीके से आप देना चाहते हैं आप नहीं दे सकेंगे। एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया।
तो मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो ये करते हैं कि मल्टीपल कनेक्शंस ले लेते हैं और वो फिर ओवर द मल्टीपल कनेक्शन क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग करते हैं, ताकि आपके पास जो बैंडविड्थ का इशू है वो आपके पास ना हो या मिनिमम हो। ठीक हो गया जी। द लोड बैलेंसिंग ओवर द कनेक्शन पर ये बात हमने समझ ली। अच्छा, हमारे पास फिर आगे आ जाता है स्टोरेज लोड बैलेंसिंग। अच्छा, हमने जैसे ही हमने अपना ये पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास स्टोरेज के भी मुख्तलिफ आपके पास होते हैं। इसमें हमारे पास सैन आ जाता है, डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं, अब उसमें भी अगर हम एक ही हार्ड डिस्क पे सेव करते रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे पास उसका रीड एंड राइट टाइम बढ़ता जाता है। यानी रीड टाइम ये होता है डेटा आपने उससे पिक किया, और राइट टाइम जब डेटा उसमें आप सेव करते हैं। तो अगर मैं एक ही हार्ड डिस्क को बार बार डेटा रीड एंड राइट की डेटा उस पर लेके जाऊँगा तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो डेटा होता है, ठीक है, वो रीड एंड लोड उस पे बढ़ता जाता है, और एज़ अ रिज़ल्ट आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ जाता है। जब आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है तो उसका नुकसान ये होता है, जो आप सर्विसेज़ हासिल करना चाहते होते हैं वो आप सर्विसेज़ को फिर डिले के साथ हासिल करते हैं। सो वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पर भी हमें लोड बैलेंसिंग चाहिए होती है कि इंस्टेड के आप एक ही डिस्क पर बार-बार डेटा की रिक्वेस्ट भेजें और आइदर रीड और राइट, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप के पास मल्टीपल स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, मल्टीपल डिस्क होते हैं, तो आप उस पे स्प्रेड करके भेजें ताकि आपके पास रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो शॉर्टर ही रहे। तो यहाँ पर ये वही बात लिखी हुई है, मल्टीपल स्टोरेज स्प्रेड द लोड रीड एंड राइट, यूज ऑफ मल्टीपल कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द स्टोरेज सिस्टम्स। ठीक है, मल्टीपल कनेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, तो ये हमारे पास लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आगे हम ज़रा एक और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर को। अच्छा, आपके पास जो क्लस्टर होता है, पहले तो हमें क्लस्टर का मतलब पता होना चाहिए। क्लस्टर बेसिकली हम किसे कहते हैं? क्लस्टर हम कहते हैं ग्रुप को। क्लस्टर हम किसे कहते हैं? हम क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को। तो क्लस्टर में ये होता है आपके पास कि बेसिकली हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर बन जाता है। यहाँ पर बड़ी एक अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर प्रोवाइड्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, ठीक है, बाय कंबाइनिंग मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, हमारे पास होता ये है कि हमारे पास हम हाई परफॉर्मेंस को अगर हासिल करना चाहते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं और उस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो इंस्टेड कि हम क्या करें, हम एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाएं। हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो छोटे-छोटे सर्वर्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं, और जब वो एज़ अ कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हाई परफॉर्मिंग क्लस्टर। तो ये इट इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। ये एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बहुत सारे लो कॉस्ट ऑफ द शेल्फ सर्वर्स ले सकते हैं, उनको कंबाइन करके एक लार्ज सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, और ये सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं फिर मुख्तलिफ़ कामों के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जी top500.org। डॉट 500.org जो है बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको बताएंगे, आप वहाँ पर अगर सर्च करें कि जी टॉप हाई स्पीड कंप्यूटर्स की बात करें तो वो आपको जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो किसी चीज़ के बारे में भी अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो top500.org पे जा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जूम का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। आई एम वेटिंग, आप ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट जूम सेशन में थोड़ी सी अपनी स्पीड को फास्टर करेंगे, क्योंकि बाकी क्लासेस थोड़ा सा आगे चलेगी है, क्योंकि उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो गई है। आप लोगों की वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई, सॉरी रेगुलर क्लास नहीं हुई, तो फॉर दैट रीज़न आप लोग थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। तो मैं अपना जूम सेशन बंद करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।